नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 2024 के चुनाव में मुश्किल से 8 महीने बचे हैं। ऐसे में नेताओं की फील्ड एक्सरसाइज तेज हो गई है, उनके दौरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनके बोलने में चुनावी टच बढ़ रहा है। ऐसे मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं जिनकी विरोधी के पास कोई काट ना हो और वो सरेंडर कर दे। 3 दशक की देश की राजनीति में हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। यह फैक्टर इस बार भी अपनी जगह बना रहा। काशी मथुरा के मुद्दे अदालतों में हैं, जिन पर आए दिन चर्चा हो रही है। वहीं कुछ संत और कथावाचक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी लेकर लगातार पब्लिक के बीच बने हुए हैं। आज सियासत में भी इससे जुड़ी 3 घटनाएं हुई। यूपी में बीजेपी ने आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाई। अलीगढ़ में पूरी यूपी सरकार तो मौजूद ही थी। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें कल्याण सिंह की कितनी बड़ी कुर्बानी थी और कल्याण सिंह को याद करने के साथ अमित शाह ने राम मंदिर पर कांग्रेस का रोल भी याद दिलाया। लोगों को याद दिलाया कि ये कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, उसे बरसों तक लटकाए रखा। दूसरी घटना भी यूपी में हुई। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन कर रही थी, लेकिन उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी ने जूता उछाल दिया। यहां भी हिंदुत्व का एंगल आ गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर और इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिए थे। जूता फेंकने के पीछे मैसेज ये था कि हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरा मामला कांग्रेस का है, जिस पर आज उसी के एक नेता ने तिलक विरोधी और भगवा विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस भी कुछ बड़े नेताओं को ओरिजिनल हिंदुओं से नफरत करती है। कांग्रेस के लिए सेटबैक है क्योंकि उसका अपना राय कह रहा है। तो बहस आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि क्या 24 में भी हिंदू कार्ड हिट होगा। जो हिंदू की सॉलिड बात करेगा वही क्या 24 में राज करेगा। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया। अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। बाबूजी ने वो पल निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है। ऐसी कोई बात नहीं है और जैसा मैंने कहा कि संतुलन बनाना पड़ता है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि पूरे देश से लोगों को चुना जाए। मैं समझता हूँ कि उनका ये सफल प्रयास है। ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है। हिंदू गौरव दिवस, क्या ये हिंदुत्व का नया कार्ड है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां अपोजिशन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है अभी तक के आकलन के अनुसार। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है क्योंकि लोकल बॉडीज में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपना परचम लहराया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं आपको बता दूं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के
नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदू गौरव दिवस ये एक नया कार्ड है और आपके पास इस कार्ड की काट नहीं, क्योंकि प्रमोद कृष्णम हिंदू के नाम पर आप ही की पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3-4 चीजें हैं दीपक भाई। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये गौरव दिवस किस पर मना रहे हैं? श्री कल्याण सिंह पर, जिनको बेइज्जत करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से निकाला था। और उसी कल्याण सिंह जी ने पूरे प्रदेश में अलख जगाई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा, और फिर उनकी चाटुकारिता करके इन लोगों ने वापस भी लिया। क्या किया उनके साथ, वो भी सब पूरा रिकॉर्ड पर है। तो जिस कल्याण सिंह को इन्होंने बेइज्जत किया, बंगले से निकाला, उनको सब जगह से निकाल करके और उनको अपनी पार्टी बनाने के लिए विवश किया, उनके जन्मदिन को ये लोग गौरव दिवस बनाने की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो देख लीजिए कितने झूठे हैं, कितने कपट वाले हैं, कितने छल करते हैं, अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात आप आ जाइए फिर गौरव दिवस पर। अरे भाई, हिंदू गौरव दिवस तब माने जब हर हिंदू का लड़का नौकरी पा जाए, हर गृहिणी जो है महंगाई से निजात पा जाए, हर जो है डीजल पेट्रोल को खर्च करने वाले उनको 40 रुपए लीटर डीजल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, किसानों की आय दुगनी हो जाए, किसानों का खर्च 3 गुना खत्म हो जाए, किसान कर्जे से मुक्त हो जाए, कि हमारी पर कैपिटल इनकम दुनिया में 140वें नंबर से 5वें नंबर पर आ जाए, 3रे नंबर पर आ जाए, तब तो आप गौरव दिवस मना सकते हैं। बिल्कुल मनाने का हक है। लेकिन आप सिर्फ वोट को लेने के लिए गौरव दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना मना कर रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ों का गौरव दिवस आप मना रहे हैं। भाई, जाति जनगणना जब तक आप नहीं करोगे, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कैसे दोगे? सर, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। हिंदू गौरव दिवस ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। हिंदू गौरव दिवस, अरे सुन लीजिए। अरे आप मत बैटिंग करिए, इनको के शर्मा को कहने दीजिए। मैं तो याद दिला रहा हूं सुरेश जी, आपको याद दिलाना मेरा काम है। मैं भी, अरे सर, मेरी भी तो बात सुन लीजिए कि वहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करा रहे थे ये लोग, फिर पिछड़ा वर्ग अखिलेश ने कराया आज ओबीसी सम्मेलन। चलिए, अच्छा आप ही की बात पे, आपकी बात पे आ जाते हैं। सर, आप क्या नाम, बड़े भाई हैं, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो हिंदू गौरव दिवस किस बात का? अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कौन सी जाति अगड़ी है, कौन सी पिछड़ी है, कौन सी दलित है, किसको कितना क्या नाम संसाधनों में हक राजपूत साहब को यही नहीं पता है। लेकिन आप राजपूत साहब को यही नहीं पता है। हाँ, राजपूत साहब को जी, मतलब मैं समझा नहीं सर। आप कह रहे हैं ना, आप जानना चाहते हैं अगड़ी और पिछड़ी जाति। क्या देश जाना नहीं है? अंग्रेजों ने खूब याद दिलाया। हाँ, नहीं तो आपको, अरे दीपक जी, आपको मालूम नहीं कि जाति जनगणना का पहले भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती थी, अब विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि उन्होंने संसाधनों में करवाई भी, पर डाटा जारी कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं किया डाटा जारी, ये भी बताइए मुझे सुरेंद्र जी। हमने नहीं किया, गलती करी 2013 में, गलती करी हमने। क्या हमारी गलती दोहराओगे? भाजपा ने तो संकल्प लिया था। ये झूठे और मक्कार लोग जो हैं नहीं कर रहे हैं, इन पर कोई प्रश्न नहीं होगा। हम पर प्रश्न होंगे, ताकि हमारी सरकार जा चुकी है। हमारी तो 44 सीटें आई थी। सुनो आप दीपक भाई, हमारी तो 44 सीटें आ गई थी ना। हम तो सत्ता से बाहर हो गए थे। जो जिन लोगों को सत्ता में लेकर के आए हो, उनसे पूछा जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? ठीक है, बताइए कि शर्मा जी जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं? बताइए, बताइए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं भाई, क्यों नहीं कराई जाति जनगणना? बताइए, आप तो समर्थक थे जाति जनगणना के, और क्या ये हिंदू गौरव दिवस था? हैसियत तो जवाब दे। देखिए, जवाब दीजिएगा के शर्मा जी, चैलेंज है आपके लिए। नहीं, पहले तो दीपक जी, मैं आज श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पूर्ण तिथि के अवसर पर अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। और जिस ढंग से बाबू कल्याण सिंह जी, जो हमारे कुशल संगठनकर्ता भी थे, वो कुशल प्रशासक भी थे, और विचारधारा के प्रति जो है उनकी प्रतिबद्धता, वो निश्चित रूप से हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय भी है और हमें प्रेरणा भी हमेशा देता रहेगा।
और आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जिस ढंग से आज उनको याद किया गया, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राम मंदिर निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहे, बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी। और कांग्रेस के जितने भी षड्यंत्र थे और जो कुछ भी कांग्रेस कर सकती थी राम मंदिर को रोकने के लिए, कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और सारे स्तर तक ये गए। लेकिन भगवान राम की कृपा थी और उस कल्याण सिंह जी और बाद में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन सभी के प्रयासों से आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और लगभग काम पूरा हो चुका है। जल्द ही उसका जो है फिर से वो हो जाएगा, लोकार्पण भी हो जाएगा और पूरा देश देखेगा कि किस ढंग से कांग्रेस जो इतने वर्षों तक 70 वर्षों तक भगवान राम लला के प्रति जो इनका वैर रहा, जो उनके प्रति इनका अपमान भरा दृष्टिकोण रहा, ये लोग तो उस स्तर तक गए कि भगवान राम का अस्तित्व भी इन्होंने खारिज कर दिया। ये कहते हो कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनके नेता पूछते थे कि किस कमरे में पैदा हुए। इस इतने नीचे स्तर तक जाकर इस मंदिर का विरोध इन लोगों ने किया। इवन कोर्ट में मामला चला तब भी इन लोगों ने उसको निर्णय देने से रोकने की बात की। तो इस तरह जो इन लोगों ने कुकर्म किया है उसका पाप तो इनको भोगना ही पड़ेगा और वो भोग भी रहे हैं। अभी ये हिंदू की बात कर रहे थे, हिंदुओं को कितना अपमानित इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। हिंदू आतंकवाद, हिंदू भगवा आतंकवाद, तिलक लगा लो तो सांप्रदायिक हो जाओ और गमछा गले में डाल लो तो सांप्रदायिक, जय श्री राम का नारा लगा दो तो सांप्रदायिक। मतलब दीपक जी, आपको तो वो समय याद होगा, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस तरह से जो है ये हिंदुओं को अपमानित करते रहे और भगवान राम से लेके किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने अपमान करने में। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का जो इनका गुण था, ये उसने आज इनको इस स्थिति पे लाके रख दिया। क्योंकि आप केवल मंदिर का विरोध नहीं, हिंदू समाज का भी, हिंदू धर्म का भी विरोध करते रहे। आज अलग समय है, हम उस समय भी कहा करते थे कि वो दिन लौट के आएगा जब जो है एक पाखंडी बनकर आप लोग, और आज देखिए वो पाखंड कैसे दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कोई बैठ के राम को कथा करा रहा है, कोई जो है सुंदरकांड पढ़ रहा है, और वो दिन नहीं कि इनको वो भी पाखंड ये करेंगे। एक जनेधारी जो है हिंदू बन जाता कोट के ऊपर पहन के और बताते हैं कि मैं जो है भगवान शिव का भक्त हूं, और इनके गोत्र भी निकल आते हैं। तो आज ये कितना पाखंड करेगी कांग्रेस, लेकिन ये देश इनको माफ करने वाला नहीं है। ठीक है दीपक जी, ठीक है, इनको कभी कोई देशवासी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतना अपमान इन्होंने किया। आज अलग बात है कि इन्होंने और इस विषय से इधर उधर डाइवर्ट में भागना चाहते हैं, विषय बदलना चाहते हैं, लेकिन आज जो इशू है वो इशू इसी का है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यदि आज कांग्रेस एक सीट पे पहुंची है, एक लोकसभा सीट, तो उसका पूरा जो है परिणाम इन्हीं सब चीजों का परिणाम है। आज यदि कांग्रेस विधानसभा में 425 की विधानसभा में सिर्फ 2 सीटों पर है, तो उनको ये परिणाम जो है उन्हीं कारणों से है, और देश भर में भी जो है सिमट गई है इन्हीं कारणों से। मैं मुझे कह इस बात का भी जवाब दीजिए कि जाति जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी करते आप? ये चैलेंज कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी आपको। जो आज भी अपमान करते हैं वो बंद कीजिए, हिंदुओं के प्रति नफरत बंद कीजिए। हिंदू ही नहीं, इस देशवासियों के प्रति जो आप नफरत आपके नेता विदेशों में जाके फैला रहे हैं वो भी आप बंद कीजिए, नहीं तो सिमट के यानी आपका अंत होना तय है। इस राजनीतिक अंत जो है ये निश्चित इस देश की जनता कर देगी। आज जिस ढंग से आप विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को अपमान करते हैं, आप जिस ढंग से भारत विरोधी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर बात करते हैं, ये सब चीजें बंद कीजिए। अरे दीपक भाई, और सबक लेके कम से कम ये रैली चल रही है मोदी जी की क्या? करना बंद कीजिए। छोटी सी रैली आपने भी करी थी। के शर्मा जी, जाति जनगणना का जवाब दे दीजिए ना, सुरेंद्र जी पूछ रहे आपसे बार-बार। मुद्दे पर नहीं, मानसिकता है, सोच है दीपक जी, जो मन में आता है, मानसिकता में भाव आता है, वही शब्दों में निकलते हैं। और आज देखिए जनता को राक्षस बोल रहे हैं कि जो वोट देगा वो राक्षस होगा। आज तक सुरेंद्र भाई हंस रहे हो आप, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर।
मैंने सोचना अरे पड़ेगा भाई, कि जनता मुद्दे जिस पे जनता जवाब उसके दे दो, वोट से बहुत हो गई बनती है, रैली। जनता जनार्दन ये होती है। दीपक भाई, ये इसको जो आपको आपके टोकने नेता नहीं, राक्षस भले बोलते इंसान हैं, नहीं है। और राक्षस बोलने के अरे बाद 2 बार आप टोक दिया और टोक देता सदन ही हूं नहीं भाई। करता। के शर्मा जी, यही जाति सब जनगणना पे भी जवाब दे दो। आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना ओसामा बिन लादेन से करते हैं, यही स्तर हो चुका सुनेंगे है। ही नहीं दीपक तो भाई, ये मैं है आपकी कहना स्थिति। चाहता हूं ये देख कि लो आप, आपको कहीं ना हम कहीं तो ये सब सुन सोचना लेते हैं। पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। हम तो आपकी पूरी आज बात सुनते कांग्रेस का देखो, स्तर मानते हैं। इसलिए नीचे लेकिन क्यों अब गया, ये आज देखिए इनको देश भर में सिकुड़ क्यों गए हैं, ये स्पष्टता इनके सामने आनी चाहिए। मेरा सवाल सुना आपने जाति जनगणना वाला जो सुरेंद्र राजपूत ने आज के दिन उठाला है? उन्होंने कहा तो ओबीसी महासम्मेलन था, हिंदू गौरव दिवस नहीं था। के जी, हिंदू गौरव दिवस नहीं था, वो ये कह रहे हैं ये तो ओबीसी का सम्मेलन था, जाति जनगणना की रिपोर्ट नहीं जा रही है, जारी कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप तो इससे समर्थक थे, ये आरोप लगा रहे सुरेंद्र राजपूत। ठीक है, मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्टेड है, नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात को। अब मैं सीधे यहां से चलता हूं राजकुमार भाटी जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी एक साथ जवाब दीजिएगा जब के शर्मा जी जुड़ जाएं, ताकि वो भी आपको सुन सके। राजकुमार भाटी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सनातन पर, रामचरितमानस पर हमला कर रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, आज जूता चल गया। अब आप ये मना रहे हिंदू गौरव दिवस, आप कर रहे हो ओबीसी महासम्मेलन, जहां पे इस तरह का संकेत मिलता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मामले में, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है? अगर हिंदू आगे आ गया तो जाति पीछे हो जाएंगी। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि वो हिंदू अस्मिता पे प्रश्न उठा रहे थे या हिंदू धर्म ग्रंथों पे प्रश्न उठा रहे थे। तो क्या जूता फेंकने वाले किसी संगठन ने या उनके समर्थक किसी संगठन ने या फेंकने वाले व्यक्ति का कोई अधिकृत बयान इस बारे में आया है कि उसका जूता फेंकने का उद्देश्य क्या था? कृपया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं, मैं आपको साफ बता उसी दृष्टिकोण से आगे अपनी बात देखिए, हम लोग थोड़ा स्पेकुलेट भी करते हैं, हम लोग कयास भी लगाते हैं, इसको जोड़कर देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर। हालांकि किसने जूता फेंका इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम आपको 1, 2 और 2, 4 करके बता रहे हैं कि हाँ, पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर, रामचरितमानस के बयानों को लेकर, बद्रीनाथ केदारनाथ के बयानों को लेकर भारी विरोध रहा है देश में। जी जी जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत ईमानदारी से और स्पष्टता से बात कह दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मीडिया कयास लगाता है, ये कयास कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि वो हिंदू अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया, ये मैं अपनी तरफ से अधिकृत रूप से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि वे पिछड़े वर्गों के मान सम्मान की और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े वर्ग की सशक्त आवाज बनकर उभर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को सहन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो संगठन है, अभी हमारे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने कई बातें कही कि उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे, उन्हें सम्मान क्यों नहीं दे रहे, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे, ये सारी बातें। मैं तो सारी बातों को छोड़ रहा हूं। अगर आप कल्याण सिंह जी को हिंदू गौरव मानते हैं तो क्या आपने कल्याण सिंह जिस वर्ग से आते थे, उस पिछड़े वर्ग से एक भी व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों स्थान नहीं दिया? जब हिंदुओं की लड़ाई लड़नी होगी तब तो आप पिछड़ों को, दलितों को आगे लाठी और तलवार लेकर कर देते हो नारे लगाने के लिए। राम मंदिर आंदोलन जो चला अयोध्या में, उसके तमाम नेता उसे आगे बढ़ाने वाले, उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, चाहे वो साध्वी रितंबरा हो, चाहे वो ये जो थी उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, और अनेक और सैकड़ों नेता पिछड़े वर्गों के नेता थे। लेकिन जब उसमें इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट बनाने की बारी आई, तो उसमें एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इन्होंने जगह नहीं दी, एक भी दलित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जगह नहीं दी, एक भी अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समाज के व्यक्ति को जगह नहीं दी। ये बिल्कुल क्लियर एक स्टडी सब्जेक्ट है। राम मंदिर आंदोलन को अगर स्टडी करके हम ये समझते सकते हैं कि आरएसएस के लिए जहां लड़ने की बात होगी, कुर्बानी देने की बात होगी, वहां ये पिछड़ों को, दलितों को आगे करेंगे। जहां मलाई खाने की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, वहां ये
उनका पत्ता काटना। मतलब राम मंदिर का ट्रस्ट मलाई खाने के लिए बना है, ये कह रहे हैं। फिर ये सबको हिंदू नहीं मानते। दूसरे ना मलाई खाने के लिए बना है मंदिर ट्रस्ट। आप जैसे कयास लगा रहे थे आप पहले। नहीं, कयास नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में कयास लगा रहे थे। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कह लूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं भूल गया क्या कहना चाहता था। यही तो आपकी पार्टी की हालत है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है राजकुमार पार्टी जी, तुरंत कंफ्यूज हो जाती है। देखिए आप भी हंस रहे हैं। हम बिल्कुल भी किसी मुद्दे देखिए अब ये हमारे साथ दीपक जी होता ही है। क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है आपके साथ। प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उसमें बार बार टोका जाता, बार टोका 4 बार तो मैंने के शर्मा को टोका, जाति जनगणना को लेके 4 बार उनको टोका, वो नहीं दिखा। आप कंफ्यूज हो गए, इसको मुद्दा बना रहे। अरे मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक बात पूछी। देखो मैं ईमानदारी पूर्वक ऑन एयर ये घोषणा कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। आप बहुत बढ़िया डिबेट कराते हैं और आप बोलने का मौका भी देते हैं और सबको मौका देते हैं, हर पक्ष को। वो ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रश्न है कि भाई आप भेदभाव करते हैं या आप हमें ही रोकते हैं, दूसरों को नहीं रोकते। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक मंडल कमंडल का जमाना था, जो 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल, ये मीडिया का ही दिया हुआ नाम था, जो लड़ाई चली थी, वो लड़ाई आज अब जो 24 का चुनाव होगा दीपक जी, ये लड़ाई ये मंडल कमंडल पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर सके, पिछड़े वर्ग के लोगों वैसे को। मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे जिसने जूता मारा है उसका हम अभिनंदन करेंगे। ये मैं कह देता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। शिशिर चतुर्वेदी उनका नाम है, हिंदू महासभा के नेता हैं। किसी भी दलित बाबा साहब के ऊपर जो हमला करेंगे उन्हें भी सम्मान हिंदू महासभा और आरएसएस देगी। मुसलमानों पे जो हमला करेंगे उन्हें भी हिंदू महासभा और ये आरएसएस सम्मान देगी। जो पिछड़ों पे हमला करेंगे उन्हें भी। अब आगे बढ़ता हूं, अब मैं 90 सेकंड पे जाऊंगा। पब्लिक रैली सबकी हो गई है, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए। मेरे 2 वाक्य कृपया मुझे 2 वाक्य बोलने की अनुमति दें। ले लीजिए, 2 वाक्य नहीं 4। मैं भूल गया था बीच में, मैं कह रहा था कि भूल गया। कल्याण सिंह जी ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और दोनों बार ये आरोप लगा के छोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता नहीं, आगे बढ़ने की पूरी आजादी नहीं दी जाती। ब्राह्मण लॉबी हमें दबा के रखती है और ये सब लोग इसीलिए मुख्यमंत्री बना दिया हमको इतनी बार ब्राह्मण लॉबी ने। राजकुमार भाटी जी, आप लोग कभी कभी ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना जिसका कोई सर पैर नहीं है। उसी ब्राह्मण लॉबी ने उनको इतनी बार मुख्यमंत्री बना दिया। आप उस समय की मीडिया रिपोर्ट आप उठा के देख लें। उस समय की मीडिया रिपोर्टों में कल्याण सिंह जी के बयान थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग। अरे आपकी पार्टी तो पिछड़े वर्ग वाली है, आपके साथ उनका गठबंधन था, आपको छोड़ के क्यों चले गए? ये भी बता दीजिए राजकुमार भाटी जी, ये भी बता दीजिए ना। आप तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े हिमायती है, तो कल्याण सिंह आपको छोड़ के क्यों चले गए थे वापस बीजेपी में? आप तो आरोप भी लगाते हैं कि देखो बेटा सांसद है, जो पोता है वो मंत्री है, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, आप ही तो आरोप लगाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है, यानी अब ओम प्रकाश राजभर से आज बयान दिलवा दिया यादव समाज के खिलाफ। कोई भी व्यक्ति जो समुदाय की राजनीति करता होगा अपने समुदाय के खिलाफ बयान नहीं देगा। एक ओबीसी का नेता ओबीसी के खिलाफ क्यों बयान दे रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये ओबीसी और दलित वर्ग के लोग आपस में लड़ें और हम इनको उल्लू बनाएं। ये इनकी पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल। इसलिए इस तरह के बयान दिलवाते हैं। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी, आपने सबको सुन लिया। हिंदू गौरव दिवस आज का टॉपिक है। क्या जो हिंदू हित की बात करेगा, कि भाई मैंने देख लिया, इसके बाद मैं आऊंगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या ये नारा 24 में चलेगा? मुझे ये नहीं पता है कि हिंदू हित की बात करने वाले का राज होगा। हिंदू होने की प्रमाण पत्र किसी और से नहीं, स्वयं जब जन्म लेता है तो उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन कल्याण सिंह जी को अगर सम्मान पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो उनको, जैसे राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तो ये जो राम मंदिर अयोध्या का निर्माण जो हुआ है और आज प्रगति पे है कार्य बहुत तेजी से, तो उसमें कल्याण सिंह जी को याद किए बिना शायद वह संभव नहीं है। इसलिए उन्हें मेरी भी विनम्र श्रद्धांजलि है। और एक दौर था कि भाटी साहब ठीक बोल रहे हैं, 90 के दौर में आपको भी याद होगा कि कल्याण सिंह जी का
कद उस वक्त में माननीय आडवाणी जी और अटल जी के पैरेलल या कहूं तो थोड़ा ऊपर भी कुछ दिन के लिए चला गया था। आज भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी हुई है उसमें कल्याण सिंह जी के योगदान को कोई झूठला नहीं सकता है, और उनको सिर्फ ओबीसी के वोट के लिए पार्टी या एनडीए इस्तेमाल कर रही है, ये कहना उनके कद के साथ और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और अगर उनको जब सम्मान देने की बात थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको मुख्यमंत्री बना के दे दिया था, इससे ज्यादा और क्या सम्मान हो सकता है। तो कल्याण सिंह जी के किए कार्य को कोई झूठला नहीं सकता। अब कांग्रेस पार्टी पता नहीं, आज मैं तो ये फायर रहते थे लेकिन आज बड़ा कूल देख रहे हैं अपने सुरेंद्र भाई को। क्यों इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की भी बात आ गई बीच में, शायद आपने छेड़ी थी, अगर मैं ठीक से आपको सुना दीपक जी। जी बिल्कुल छेड़ी थी। अब उन्होंने प्रमोद कृष्णन जी ने कांग्रेस को छेड़ा है, बात नहीं छेड़ी है। प्रमोद कृष्णन जी ने बिल्कुल सही किया है, पर असल में क्या है ना कि कांग्रेस में दीपक जी गुटों में बंटवारा हो गया है। अब सुरेंद्र जी को मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो फायर मत होइएगा आप। देखिए यहाँ पर एक गुट है मदर इंडिया का, एक गुट है मिस्टर इंडिया का, और ये प्रमोद जी बेचारे पड़े हुए हैं सिस्टर इंडिया में। अब ऐसे ऐसे टुकड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, जिस तरह से INDIA टुकड़ों में बटी हुई है, उसी तरह से ये लोग भी 3 गुटों में बटे हुए हैं। और बाद बाकी लोग जो आजकल श्राप देने वाले ऋषि भी पाल रखे हैं कि जो भाजपा एनडीए को वोट देगा उसको श्राप देंगे। कांग्रेस तो खुद इतनी कंफ्यूज है, और देश को भी इनके नेता कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, या खुद कंफ्यूज है इसलिए वो बोलते हैं। हो सकता है वो अपने समझ से सही बोलते हो, लेकिन आज के समय में जिस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, और जहां जाते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनको कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, कश्मीर में घूम जी ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा, फिर के भाई आपके पास आऊंगा। देखिए कितना बढ़िया बताया धीरेन्द्र कुमार जी ने कि भाई एक कांग्रेस मदर इंडिया की है, एक मिस्टर इंडिया की है यानी राहुल गांधी के लिए ये तंज कसरत है, और एक सिस्टर इंडिया की है यानी प्रियंका जी की है। अब बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, इन तीनों से कांग्रेस उभर पाएगी कभी? मदर इंडिया, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया। अरे कांग्रेस में और भी गुट हैं, गहलोत साहब का भी गुट है, सचिन पायलट का भी गुट है, कांग्रेस में बहुत गुट हैं। अभी और भी अगर आप लगाएंगे ना, क्योंकि वो उसके बाद तुकबंदी बन नहीं पाई धीरेन्द्र जी की, तो इसलिए वो बना नहीं पाए। हमारे यहाँ तो गुटबाजी है, हम तो स्वीकार करते हैं, और गुटबाजी होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मरे हुए लोग ही गुटबाजी नहीं करते, जिनके जमीर मर जाते हैं, जो जमीर बेच करके अमीर बन जाते हैं, वो लोग गुटबाजी नहीं कर सकते। गुटबाजी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में नहीं है कि जैसे अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कह दिया आज अशोक गहलोत जी के लिए, अगर ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में होते तो अब तक इनको पार्टी से निकाल दिया गया होता। तो आप ये समझिए कि स्वस्थ लोकतंत्र किस पार्टी में है। स्वस्थ लोकतंत्र हमारी पार्टी में, और हां है हमारे अंदर मतभेद, हमारे इंडिया में भी मतभेद है। अगर इंडिया में मतभेद नहीं होते तो एक ही दल नहीं होता, सब दल अलग अलग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। लेकिन उसके बाद भी मायावी अहंकार के खिलाफ हम अपने मतभेदों को भूल करके इन मायावी लोगों को इनकी जगह पहुंचाएंगे। एक चीज समझ, अभी नरेंद्र मोदी जी एक दिन कह, अब बीच में मत बोलिए दीपक भाई प्लीज। ठीक है, ठीक है, अब हो गया, 2 मिनट हो गए सुरेंद्र जी आपका, अब थोड़ा नहीं, ये उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। अगर आप बहस कराना चाहते करा लीजिए, नहीं तो मैं तो चुपचाप बैठा हूं, सुन लूंगा आप सबकी, क्योंकि जनता को डिसाइड करना है, ना आपको डिसाइड करना है, ना मुझे डिसाइड करना है। ये जितने लोग यहां पर बैठ करके थेथराई कर रहे हैं, इनको तो डिसाइड करना नहीं है। मतलब कम से कम हमें कोई, अगर हम सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सभ्यता की बात बोलने का तो मौका देना चाहिए ना आपको। पक्का करेंगे सभ्यता वाली बात। फायर हो गए सुरेंद्र जी, ठीक है ना। तो आप अगर फिर से मैं बदतमीजी अगर कोई करेगा तो सच बात यह है कि सभ्यता को कभी कभी भूल करके अलग रहना पड़ता है। ये बदतमीजियों की जो बातें हैं, ये जो बीच बीच में जो बोल करके आप लोग टोकते हैं ना, तारतम्यता तोड़ते हैं, ये अब आप जनता समझ गई है। ये हमारे आपके चैनल को और चैनल की भाषा से कहीं किसी का वोट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। सर मुझे कभी ये बुलाता नहीं रहा सुरेंद्र भाई, आप मुझे जानते हैं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो वोट बढ़ाता है घटाता है, मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे मुगालता है ही नहीं, तो ये बोलिए ही मत आप।
आज की डेट में सारे चैनलों की इसलिए दयनीय स्थिति होती जा रही है। ये जो बीच में मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, ये सर मुर्गा चैनलों पर ना बोलिए ना, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए। हम अपनी स्थिति से खुश हैं। आप कांग्रेस पार्टी में बोलिए सर, चैनलों पे कहां जा रहे हैं? बदतमीजी आप यहाँ एक पार्टी के प्रवक्ता से बदतमीजी करवा रहे हैं या उसको बदतमीजी कराने का लाइसेंस दे रहे हैं? एक मिनट सुरेंद्र भाई, उनने बदतमीजी की होती मैं खुद टेक देता उनको। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की आपकी, माफ कीजिएगा। नहीं, वो बीच में अच्छा, अगर उन्होंने बदतमीजी नहीं की, मैं उनके बीच में बोला, उन्होंने मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, फादर इंडिया, फलानी इंडिया सब किया उन्होंने। मैं बीच में बोला, मैं बीच में बोला। अरे सर, बीच में बोलना ही बदतमीजी होती है। अच्छा, बीच में बोलना बदतमीजी है? आप तो गजब बात कर रहे हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं नहीं टोकूं। ठीक है, अगर तो गलत आपने गलत बोला, आपको मालूम है मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, क्या नाम, ब्रदर इंडिया है आपके यहाँ? बताओ, चाचा, भतीजा, भांजा, ये सारे के सारे, और सारा चाचा कह रहा है हाजीपुर में नहीं। मैं आपके ऊपर इसलिए नहीं समय खराब करना चाहता कि आप लोगों का इस वक्त अपने आप खत्म होने जा रहे हैं। आप फायर क्यों होते हैं? आप एक दूसरे के बीच में, अगर हम केके जी के फायर और शायर को छोड़ दीजिए, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए, किसी दूसरे को राय देना बंद कीजिए। आप भी ना अपनी पार्टी की बात कीजिए, चैनलों के बारे में बात मत कीजिए। सुरेंद्र जी, मेरी भी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। क्या मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि चैनलों की स्थिति दयनीय हो गई है। मैंने कहा जी न्यूज अपनी स्थिति पर खुश है, आप अपनी पार्टी की बात करिए, हम पे कमेंट मत करिए, ये कह रहा हूं मैं। अरे हम तो देखिए, जब हम अपनी पार्टी पर कमेंट करेंगे, हमारी पार्टी पर कोई कमेंट करेगा तब उस पर भी कमेंट करें, हम नहीं छोड़ने वाले। तो प्रमोद कृष्ण जी का क्या करेगा बताइए? कल्याण सिंह पर मैंने कहा ना कि हमारे यहां मतभेद हैं, इसीलिए प्रमोद कृष्णन जी अभी तक कांग्रेस में हैं। मैंने जवाब दे दिया, और अगर ये नरेंद्र मोदी जी के यहां होते तो अब तक कब का निकाल दिया गया होता इनको, क्योंकि इनके शर्मा जी आपका जवाब सहन नहीं किए जाते। हमारे यहाँ जिंदा लोकतंत्र है। अब आप कल्याण सिंह पर तो सुन लीजिए, कल्याण सिंह पर बड़ी बड़ी बातें कही गई। अगर है हिम्मत इनकी जाति जनगणना पर तो बोले, जाति जनगणना पर बोले हो तो बता दीजिए। कल्याण सिंह को पार्टी से 2-2 बार क्यों निकाला था तो बता दीजिए। बिहार में हम लोगों ने सपोर्ट किया सुरेंद्र जी। ये बता दीजिए। अच्छा, धीरेन्द्र जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी, बिहार में हम लोगों ने सपोर्ट किया सुरेंद्र जी, पिछले 15 मिनट से के शर्मा जी से सुन रहे हैं, तो इसलिए प्लीज उनको बात करने का अपना मौका दे दीजिए। के जी बोलिए, जो जाति जनगणना का भी जवाब दीजिए। वो चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है, बताएं। मैं सारे जवाब दूंगा। बिहार में जाति और 2 बार कल्याण सिंह को बेइज्जत करके क्यों? अच्छा, धीरेन्द्र जी रुक जाइए प्लीज, धीरेन्द्र जी रुक जाइए। के शर्मा जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, मतभेद है, यह हमारी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। अरे राजपूत साहब, ऐसी स्वस्थ लोकतंत्र आप अपने पार्टी में लेके आए कि आपकी पार्टी ठूठ हो गई। जितने भी लोगों ने प्रश्न उठाए, ये G23 क्या था, ये कौन लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी भागे, ये तो ठूठ बना गए आपकी पार्टी को। मैं यदि दीपक जी एक आंकड़ा बताऊं तो यूपीए सरकार के कम से कम 30 से 32 मंत्री, राज्य और केंद्र मंत्री, वो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इनके कम से कम 8 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार इनके सांसदों में लगभग 200 से ज्यादा सांसदों की संख्या है जो इनके यहाँ चुनाव लड़े और इनकी पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये तो ठूठ बन गया। एक तो एक पार्टी की, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। इससे ज्यादा आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये लोकतंत्र इनको मंजूर है तो अच्छी बात है, इनको स्वीकारना चाहिए इस रूप में। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। अभी मैं सपा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, शायद इनको ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनके नामों की जानकारी तक नहीं है, इसलिए इतने बड़े चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि उसमें एक भी कोई SC ST की उसका नहीं है। ये कामेश्वर जी कहां से है पता है भाटी साहब आपको? कामेश्वर चौपाल जी नहीं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आपको, आप तो उस पार्टी के सदस्य हैं। नहीं ना, कितने मेंबर का इशू नहीं है। आपने जो झूठ बोला मैंने वो करेक्ट कर दिया। अब मुझे बोलने दीजिए। मैं आज भी दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा। मैं इनका आज भी अयोध्या के प्रति और रामलला के मंदिर के प्रति जो समाजवादियों का नफरत है, जो घृणा है, वो मैं आज भी मानता हूं कि आज भी इनके अंदर बना हुआ है। यदि ये बात भी आज कहूंगा, क्योंकि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है,
इतिहास में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उनकी अहम ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाएंगे, तो इसी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह इतिहास के अंदर में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए इतिहास में दर्ज होंगे। और यह इतिहास है, और यह सब पूरे देश ने देखा है, कितने निहत्थे कार सेवकों को गोली चलाकर उनकी हत्या की गई थी। पूरी जो है सरयू नदी खून से लथपथ हो गई थी। यह काल था इनका। तो यह राम मंदिर के लिए कितना इन्होंने खून बहाया है निहत्थे कार सेवकों का, उसके लिए तो यह हमेशा समाजवादी जाने जाएंगे। मैं इतना ही कहता हूं कि आपकी नफरत हो, अच्छी बात है, नफरत कीजिए, लेकिन कम से कम किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाइए। अभी ये भी पूछ रहे थे कि इनके यहाँ ओबीसी का ये नहीं है वो। आपको पता है केंद्र सरकार में 28 मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से हैं, और वो भी 15 अलग अलग उससे हैं। आपको इसकी जानकारी नहीं है? भाटी साहब केवल टीवी में बैठ के जो है ना अनर्गल बातें करना, झूठ फैलाना, यही आपका काम है। इसीलिए जनता आपको समझने लगी है कि आपको जो है कैसे जवाब देना और कहां पहुंचाना है। ठीक है, इसीलिए 3 सीट पर पहुंचा दिया आपको। रामपुर भी हार गए आप और आजमगढ़ भी हार गए, जो आपके गढ़ होते थे। जनता ने हराया। आप कभी आत्मविश्लेषण कीजिए। अरे के शर्मा जी, अब सुरेंद्र राजपूत जी फिर बोलेंगे कि जाति जनगणना पर नहीं बोले। के शर्मा, जाति जनगणना पे बोल दीजिए। क्या आप आंकड़े क्यों नहीं जारी होने देना चाहते? सुन लीजिए, 2011 में जाति, मैं मुझे चाहिए 2011 में जनगणना किसके समय हुई? इन्हीं कांग्रेसियों के समय हुई ना। ये 14 तक रहे, क्यों नहीं जारी किया? इतने बड़े हितैषी थे। तो आपको यह भी पता है दीपक जी, जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था तो कौन विरोध कर रहा था? इसी सदन में। यह बिल मोदी सरकार में आया ना, यही समाजवादी, यही कांग्रेसी संवैधानिक दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे थे। ओबीसी कमीशन को यदि संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ठीक है, यही नहीं, नीट परीक्षा में और ओबीसी में गरीबों का रिजर्वेशन, दीपक जी, ओबीसी उसका किसने तय किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी बच्चों को 27% आरक्षण किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। ओबीसी समुदाय के आने वाली उनको उद्योग बने, स्टार्टअप और इसके लिए जो कैपिटल वेंचर बनाया गया वो नरेंद्र मोदी सरकार में बना। अरे आप केवल जाति में बांट कर, विभाजन करके कैसे जहर बोते हैं हम समाज के बीच में, कैसे जो है जहर बांट दें, यही आपका काम रहा है। और यही कर करके आपने ये अपनी स्थिति आज ये बना ली है कि आप एक राज्य के मात्र पार्टी, लेकिन उस राज्य में भी केवल 3 लोकसभा सीटों पर आके खड़े होते हैं। ये आपका जवाब, उन्होंने जवाब दिया जाति जनगणना का। और क्या आपको नहीं लगता हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? ये नाता बीजेपी लगा रही है 1984 85 के बाद से, 85 के बाद से, और ये नारा चल रहा है, तभी वो 2 से 303 पर भी आ गए। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी इसके बारे में? 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी पार्टी जैसे हमारी पार्टी को ठूठ कह दिया, तो भाई जब ये 1952 से आपकी पार्टी पहले हिंदू महासभा थी, उसको आपने जनसंघ बनाया, उसको आपने जनता पार्टी में विलीन किया, फिर आपने आप तो पूरी पार्टी खत्म कर दिए, खा गए। हमारे यहां से तो कुछ लोग गए, आपके यहां से तो पूरी की पार्टी भाग गई। ऐसे भगोड़े हैं आप लोग। ठूठ की बात मत कीजिए। सच बात यह है कि 2012 से पहले आप लोग 10 विधायकों के लिए तरसते थे, 10 एमपीज के लिए तरसते थे। इसलिए जनता के निर्णय का सम्मान कीजिए और जनता के निर्णय का मान कीजिए। अच्छे वोट मिल रहे हैं तो इस समय अच्छा काम कीजिए। 2 बार कल्याण सिंह को क्यों निकाल दिया? और हमने तो कहा कि जाति जनगणना का आंकड़ा हमने नहीं जारी किया, गलती करी, हम आ गए विपक्ष में। लेकिन आप तो जारी करने के लिए आपने संसद में भी कसम खाई, आपने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में भी कसम खाई, और आपने चुनावी रैलियों में भी कसम खाई। उसके बाद भी आप अपने इतने झूठे आदमी हैं। ऐसे झूठे आदमियों के ऊपर बाकी सब लोग क्यों भरोसा कर ले? आप जरा मुझे बताएंगे। आप हिंदू हित की बात करने की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां दे दी आपने? नौकरियां छीन ली। कितने लोगों को 15 लाख रुपए दिए? छोड़ दीजिए आप। किसानों की आत्महत्या की दर कितनी बढ़ गई है? आपको मालूम है महिलाओं का अपमान जो और मणिपुर से हो लेकर के और नू तक आप लोग जो दंगे करा रहे हैं, मणिपुर में जो महिलाएं अपमानित हुई, किस वर्ग की थी, किस धर्म की थी? वो हिंदू नहीं थी महिलाएं।
शर्म नहीं आती है आपको? हिंदू महिलाएं नहीं, हाथरस की बच्ची हिंदू नहीं थी, लखीमपुर की वो लड़की हिंदू नहीं थी जिसकी साड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीच गुंडों ने उतारी थी। हाथरस की वो बच्ची जिसको जला करके, बलात्कार करके जला करके मार दिया गया, वो लड़की हिंदू नहीं थी। आप बात करते हैं, आप लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जो हिंदू हित की, वो लड़का जो कासगंज में मर गया था सचिन, उसके बच्चों को, उसके परिवार वालों को नौकरी दी आपने? वो तो हिंदू हित की बात करने के लिए जा रहा था, रैली लेकर के मर गया था दंगे में। और आपके मुख्यमंत्री ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम, ये अपने जो स्वतंत्र देव सिंह जी कहा था नौकरी देंगे, इतने पैसे देंगे सचिन की मां को, दिए क्या आपने? आप हिंदू हित की बात करते हैं, झूठे हैं, ढोंगी हैं आप। जवाब देता हूं, आप हिंदू हित के नाम पर सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। मैं बिल्कुल दूंगा राजकुमार जी। के शर्मा जी जवाब देते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी, आपका जवाब। आप ढोंग करते हैं, आप पाखंड करते हैं हिंदू हित के नाम पर, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो बताया, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी भी महिलाओं की बात कर रहे थे। राजपूत साहब, आपको ध्यान है, आप तो काफी सीनियर प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी के एक नेता ने इसी दिल्ली में महिला को बोटी बोटी काट के तंदूर में भून दिया था। याद है आपको? आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उस पार्टी की बात अभी यहां रख रहे हैं जिसने एक महिला को बोटी बोटी काट के तंदूर में भूना। सुन लीजिए मेरी बात, अभी मैं तो चालू किया हूं, अभी मैं चालू किया हूं। तो क्या अभी आप कह रहे थे बदतमीजी होती है, बीच में बोलना बदतमीजी होती है, आप ही के समझा रहे थे ना। भाजपा बलात्कार, मेरी बात पूरी सुनिए, तीनों मैं अभी बताता हूँ, पूरी समझा रहा हूँ, रेप करने वाले मैं पूरा समझाऊंगा आपको, पूरा इतिहास दिखा दूंगा आपका। पार्टी हो गई। सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ। अरे इतिहास छोड़िए, अब मैं आता हूँ भैया, मैं इतिहास नहीं है, भाजपा बलात्कार, ये आपका कलंकित, एक कलंकित कृत है, ये कह रहे हैं आप, ये कलंकित कृत है आपका। नहीं, अभी सुनिए आप, वो भाजपा के जो 3 गुंडे, दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, अभी भाजपा बलात्कारी, अभी देखिए ना, धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे थे तो आपने बोला है बदतमीजी है, आपने ज्ञान भी दे दिया मुझे, 4 बातें भी सुना दी, अब क्या ले दीजिए ना उनको अपनी बात। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, भौरी देवी कांड इनको याद नहीं है, ये आपके यहां आज उसी राजस्थान में क्या हो रहा है, बलात्कार में और महिला अत्याचार में आज राजस्थान नंबर 1 है। 14 साल की बच्चियां, उनको सामूहिक रेप करके उसके ऊपर तेजाब डाल के जला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक लड़की को पूरे रोड में घसीटा गया है गाड़ी से। आए दिन वहां बलात्कार की घटनाएं होती हैं। एक रिपोर्ट बताता है कि कम से कम एक दिन में 5 से 7 लोग महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये बोलती बंद है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा देने वाले आज उस जगह पर जाते नहीं है फोटो कराने के लिए। आज इसी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इसी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आए दिन वहां भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बहुत महिला अस्मिता आपको याद आती है इन कांग्रेसियों को, लेकिन अपने राज्यों में होता है तो वहां बोलती बंद है। वहीं पर इनकी जो है एक नेत्री जाकर रणथंभौर में जन्मदिन मना रही थी अपना, वहां लोग गए उनको कहने की बगल में 20 किलोमीटर में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसके। मैडम एक बार चल के देख लीजिए, उनको जन्मदिन मनाने की फुर्सत होती, वहां तक किसी के यहां नहीं गई हूं, लेकिन हाथरस पहुंची फोटो अप कराने। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसरवादिता की राजनीति बंद। ठीक है राजकुमार भाटी, मैं ये भी आपको कह दूं कि आप जो हमें जनसंघ और बता रहे हैं, शायद आपका ऐतिहासिक ज्ञान कम है सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के बाद यदि जो विलय हुआ वो सब सामूहिक विलय था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। यही 2 पार्टी हमारे पास। ठीक है, के शर्मा जी रुक जाइए, मैं सीधे राजकुमार भाटी जी पे जाऊंगा। राजकुमार भाटी जी, आपने आप पर कई आरोप लगाए, के शर्मा जी ने आप जवाब दिया। एक बात कह के समाप्त करता हूं। अभी इन्होंने कहा 2012 के प्रति 10 विधायक ढूंढते थे, यही अयोध्या फिर याद दिलाता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, और आपके कुकर में याद दिलाता हूं। इसी अयोध्या में जब मंदिर वो वहां पर 92 में कार सेवा हुआ, उस समय हमारी 4 राज्यों में सरकार आपने गिराई, 4 राज्यों में, जहां की हिमाचल में, गुजरात में पत्थर भी नहीं चले, मध्य प्रदेश में, और आपके इसमें उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में तो पत्थर तक नहीं चला, लेकिन आपने धारा 356 राजकुमार भाटी जी बोलूं मैं क्या दीपक जी? के जी रुक जाइए, बहुत लंबा हो गया प्लीज। राजकुमार भाटी जी, मेरा सीधा सवाल है, आप पर कई आरोप लगे
देखिए हिंदू गौरव दिवस है, ये कल्याण सिंह को क्यों याद रखा जाएगा? इसलिए क्योंकि उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। और मुलायम सिंह जी को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि 90 में उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। अब मुझे बताइए इस कंपैरिजन से कैसे निपटेंगे आप 2024 के चुनाव? कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके आए थे कि मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद की रक्षा करूंगा, और उन्हीं कल्याण सिंह ने फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा दी थी, पूरे दिन कोर्ट में खड़े रखा था। अगर आप ऐसे व्यक्ति को गौरव मानते हैं कि जो अरे मेरे भाई राजकुमार वाटी जी, उसके तुरंत बाद वो आपकी सरकार में कैसे आ गए थे? जरा ये भी बताइए ना। उसके तुरंत बाद कल्याण सिंह के पुत्र कुसुम राय आपके कैबिनेट में मंत्री कैसे बन गए थे? राजकुमार भाटी जी बताइए ना, ये भी जवाब दे दीजिए। ये तो इसके बाद हुआ है। मेरा निवेदन है इस तरह डिबेट को कैप्चर करने की कोशिश न की जाए। जैसे शांतिपूर्वक के शर्मा को सुना गया, मेरे तर्क भी सुने जाए। अगर एक तर्क भी मैं गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे कान पकड़ सर, मैंने झूठ बोला क्या? मैंने झूठ बोला क्या? आप आ जाइए, मेरे कान पकड़ लीजिए अगर मैंने झूठ बोला हो। बाबरी मस्जिद की घटना होने के बाद क्या मुलायम सिंह और कल्याण सिंह में गठबंधन नहीं हुआ? कोई अर्थ नहीं बचेगा। नहीं हुआ गठबंधन, मना कर दीजिए। मेरे को लगता है कि आपकी पार्टी की हिस्ट्री आपको पता नहीं है राजकुमार जी। क्या कल्याण सिंह ने हलफनामा नहीं दिया था? दिया था ना, सजा भी काटी, एक दिन तिहाड़ जेल भी गए। कल्याण सिंह पर आपने क्यों ले लिया ये बताइए ना। मुलायम सिंह यादव ने क्यों कल्याण सिंह को ले लिया अपनी सरकार में, उनके बेटे को और कुसुम राय को? आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। अरे भाटी साहब, अपराधियों का भाटी साहब, मंदिरों के लिए तो बलिदान भी करना होता तो कब होता है? सजा काटना क्या होता है? जिसे अपराधी माना गया, यदि राम मंदिर के लिए बलिदान भी करना अरे होता है। राजकुमार भाटी जी, उसी अपराधी को आपने क्यों ले लिया? जो के शर्मा ने उसी कल्याण सिंह को आपने अपनी सरकार में जगह क्यों दी, उनके बेटे को और कुसुम राय को? जवाब दीजिए ना इसका, छोड़ दीजिए बाकी बातें, जवाब दीजिए इसका। है आपके पास जवाब? उन्होंने हमें तेरे जवाब, हाँ है जवाब हमारे पास। हमने उन्हें जगह ये इसलिए दी थी, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है, मैं इस पार्टी को नेस्तनाबूद कर दूंगा, पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए ना। तब हमने उन्हें जगह दी थी। सत्ता में रहने के लिए आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए, अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आप दीपक जी पार्टी मत बनो, मेरा निवेदन। सर मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा, जनता मुझे भी देख रही है, वो मुझे भी जज कर रही है, आपको भी जज कर रही है। आप आज क्या बोल रहे हैं ये भी जज कर रही है, मुलायम सिंह जी ने क्या किया था ये भी जज कर रही है, और अखिलेश ने क्या किया था ये भी जज कर रही है, मोदी जी ने क्या किया है वो भी जज कर रही है, योगी जो कर रहे हैं उनको भी जज कर रही है। मैं कोई जज बनने नहीं बैठा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपकी मानसिकता जज कर रही है कोई। हाँ मेरी बात सुनिए। अब आप जो के शर्मा जी ने कल्याण सिंह को माफीनामा दिखा दीजिए जरा, जो माफीनामा दिया था उन्होंने मुलायम सिंह को दिखा दीजिए। अगर आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर तो मैं उठ जाता हूं या चुप बैठ जाता हूं। आपने खुद बोला, मैं कंफ्यूज कर देता हूं आपको, मत हुआ करिए ना कंफ्यूज। एंकर का काम ही कंफ्यूज करना है। के शर्मा ने मेरा नाम लेके फर्जी बातें करी, फर्जी आंकड़े दिए, फर्जी महिमा मंडन किया कि ओबीसी का बीजेपी इतना वो कर रही है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, कृपया उसे आप सुन लें। पहला तो मैंने ये पूछा था, इन्होंने एक नाम बताया एक व्यक्ति का, कितने सदस्य हैं उसमें राम मंदिर ट्रस्ट में, और उसमें एक ही जाति के कितने सदस्य हैं? नंबर एक बात ये जब बता दें। दूसरा सेंट्रल कैबिनेट की बात कर रहे थे, उसमें कैबिनेट मंत्री कितने हैं? राज्य मंत्रियों को तो बाबुओं का काम दिया जाता है। तीसरी बात इनकी सरकार मोहल्ले के पार्षद बन जाओ, यही बड़ी बात है। 2 जनवरी राज्य मंत्री की तो बात छोड़ो भाटी साहब, मोहल्ले के पार्षद बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो जीत के आए भाजपा के वोट पर और आकर राज्य मंत्री डिबेट चलनी है तो आप खुद तय कर लें। नहीं आप जो बोल रहे हैं उनकी क्या बाबू होते हैं? एक राज्य मंत्री को बाबू बोल रहे हैं आप, एक राज्य मंत्री को बाबू बोल रहे हैं। ये आपकी सोच और मानसिकता है। एक राज्य मंत्री जो है केंद्र में मंत्री है, उसको आप बाबू बोल रहे हैं। अच्छा के जी उनको बात खत्म करने दीजिए। वैसे ही 30 सेकंड आपके, फिर 30 सेकंड के शर्मा जी का, मेरे पास वक्त नहीं बचा। नहीं मुझे आश्चर्य है कि भाटी साहब यहाँ पर बैठ के शर्मा जी रुक जाइए प्लीज। राजकुमार भाटी जी कंक्लूड करिए अपनी बात।
के शर्मा जी, मैं भी चिल्ला सकता था आपके बीच में जब आप बोल रहे थे। आप सारा झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, मैंने फिर भी शांति से सुना। मैं तथ्यात्मक आंकड़े पेश कर रहा हूं। आपकी सरकार ने 2 जनवरी 2023 को न्याय विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी है संसदीय समिति को कि पिछले 5 साल में 537 जजों की नियुक्ति हुई है हाई कोर्टों में पूरे देश में। उसमें ओबीसी केवल 11% है। ठीक है, 11% जवाब दे दीजिए के शर्मा जी। 30 सेकंड आपके, मेरे पास उससे ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी बात, नहीं, राजकुमार जी होल्ड योर थॉट्स। जब आप बोले ना तो अपने थॉट्स एक साथ रखा करिए, मुझे कंक्लूड करना है, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। के शर्मा जी सिर्फ 30 सेकंड। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि मुझे टाइम ही नहीं दिया। मुझे बहुत ही दुख है, गलती हो गई सर राजकुमार जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। दुख है कि राजकुमार भाटी जी जो बड़े सभ्यता के साथ डिबेट भी करते हैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या कहा कि केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री बाबू होते हैं। ये मानसिकता, अरे इतने हताश निराश बौखलाए हुए हैं आप लोग, आप मंत्रियों को बोल रहे हैं। कितने और दूसरी बात सुनिए, आप भाटी साहब बीच में मत बोलिए, आप भाटी साहब बीच में मत बोलिए। दीपक जी माफ कीजिए के शर्मा जी, भाटी जी, सुरेन जी की मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, मुझे अगले प्रोग्राम के लिए जाना है, फिलहाल रुकता हूं। जी न्यूज़।